नाज़रीन आदाब, खबरों का बुलेटिन लेकर आरिफ हुसैन कादरी हाजिर है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पॉन्जी ऐप से मेहनत की कमाई को नुकसान से बचाने के लिए मरकज और आरबीआई तमाम इक़दाम कर रही है। निर्मला सीतारमण। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल केरला के 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे। कोची वंदे भारतम रेल का इफ्तिताह करने के अलावा भाजपा के युवम कनक्लेव से करेंगे खिताब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जम्मू के राजभवन में कई वफूद ने की मुलाकात और मफरूर मुलजिम और वारिस पंजाब दी तंजीम के सरगना अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की गिरफ्त में। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पॉन्जी ऐप से मेहनत से कमाई की रकम को बचाने के लिए सख्त एहतियात की जरूरत है। वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत पॉन्जी ऐप्स को रोकने के लिए आरबीआई और मुतल्लका वजारत के साथ मिलकर काम कर रही है। इन ख्यालात का इजहार वजीर खजाना ने थिंकर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब इंटरेक्शन विद इंटेलेक्चुअल से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मेहनत से कमाई गई रकम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए लोगों को सख्त एहतियात की जरूरत है। कोरोना से मुतासर इक्तिसादी बहाली पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक ने जो तरीक़ाकार अपनाया उसकी वजह से मईशत में तनाव पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए उनका फार्मूला जैसे ज्यादा करेंसी छापना और लोगों में तकसीम करना उनकी मईशत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। वजीर खजाना ने यह भी कहा कि कोविड के बाद यूक्रेन जंग ने हर उस चीज को मुतासिर किया जो भारत की मईशत के लिए जरूरी था। भारत में इक्तिसादी हालात पर उन्होंने कहा कि टैक्स की बुनियाद को वसी करने के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि हुकूमत ने टैक्स की कम शरहों और कम छूट के साथ एक आसान इनकम टैक्स निज़ाम लाया है और लोगों को टैक्स अदा करने की तरगीब देने के लिए बहुत सारी तब्दीलियां भी लाई गई हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल केरला के 2 दिन के दौरे पर कोची पहुंचेंगे। वो कल शाम बहरिया के फिजाई अड्डे INS गुरुदाग पहुंचने के बाद शहर में थिवेरा के मकाम पर सैक्रेड बार्ड्स के कॉलेज ग्राउंड जाएंगे, जहां वो भाजपा के ज़ेर एहतमाम युवम 2023 कनक्लेव से खिताब करेंगे। वजीर आज़म हवाई अड्डे से कनक्लेव के मकाम तक एक रोड शो में भी शिरकत करेंगे। कोची में रात भर क़याम के बाद मोदी मंगल को रियासती राजधानी तिरुअनंतपुरम रवाना हो जाएंगे, जहां वो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो तिरुअनंतपुरम और कासरगोड के दरमियान चला करेगी। इसके बाद वजीर आज़म कोची के नज़दीक मुख्तलिफ जज़ायर को जोड़ने वाली जदीद तर्ज की कश्ती सर्विस कोची वाटर मेट्रो मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वो लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। खबरें अभी और भी हैं, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। यूं सूचित है कि तम खोत तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छी बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छु एयरटेल 5G प्लस अद काह 5G क्याज खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। डीडीसी काउंसिल राजौरी के चेयरमैन एडवोकेट चौधरी नसीम लियाकत ने आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जम्मू के राजभवन में मुलाकात की। डीडीसी चेयरमैन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की उन कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया जिनकी बदौलत पंचायत राज इदारों को मजीद मजबूत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने LG के सामने एक यादाश्त पेश किया जिसमें मुतालबा किया गया कि राजौरी में मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग पर तामीराती काम और दीगर तरक्याती कामों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डीडीसी चेयरमैन के मुतालबात का गौर से सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाएगा। इससे पहले भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का एक वफद और एसोसिएशन के कौमी सेक्रेटरी गिरीश जोयाल ने भी LG से मुलाकात की और उन्हें मुस्तकबिल के प्रोग्रामों से आगाह किया। जम्मू राजौरी पूंछ शाहरा पर आज 3 दिन के बाद ट्रैफिक की नकल हमल बहाल की गई। बाटा दूरियां और लारा वाली गली पूंछ के दरमियान आने वाली शाहरा के इस हिस्से को उस वक्त बंद करना पड़ा था जब मिलिटेंटों ने शाहरा पर तोता गली के नजदीक फौज की एक गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 फौजी एहलकार मारे गए जबकि एक जख्मी हुआ था। खबरों के मुताबिक इस दौरान ट्रैफिक को मेंढर के रास्ते मुंतकिल किया गया था। हालात का पूरी तरह से जायजा लेने के बाद अब आज सुबह हुकाम ने शाहरा पर ट्रैफिक को बहाल करने का फैसला किया।
राज्य सभा के मेंबर इंजीनियर अली मोहम्मद खटाना ने आज जम्मू में श्री वैष्णव फूड्स की तरफ से तैयार करदा नीक्स ब्रांड बासमती चावल को एक तकरीब पर लॉन्च किया। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट के साथ नौजवान कारोबारी विकास गुप्ता भी मौजूद थे, जो इस यूनिट के ऑनर भी हैं। मेंबर मौसूफ ने इस मौके पर मौजूद लोगों से अपील की कि वो अपना कारोबार शुरू करने के लिए आगे आएं और सरकार उनकी भरपूर मदद करने के लिए तैयार है, ताकि वो मुल्क में और मुल्क से बाहर अपने कारोबार को फरोग दे सकें। कश्मीर हाट श्रीनगर में 4 माह तवील नुमाइश इस वक्त पूरे जोश खरोश के साथ जारी है। इस नुमाइश में मुख्तलिफ किस्म के खेल सरगर्म के अलावा बच्चों के लिए जादूगरी और दूसरी तरह की तफरीही सरगर्मियां रखी गई हैं। नुमाइश के दौरान हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम से तैयार की गई अशिया भी सैलानियों के लिए दस्तयाब रखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ आने वाले लोगों के लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त रखा गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुताबिक ये नुमाइश इसलिए शुरू की गई है ताकि ईद के दौरान यहाँ आने वाले लोगों का भारी रश रहे, जिसकी बुनियाद पर यहाँ स्टॉल लगाने वाले अफराद की कमाई में इजाफा हो सके। वाज़ेह रहे कि इस नुमाइश का इफ्तिताह रवा माह के 21 तारीख को डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी ने किया। उन्होंने इस मौके पर यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ऐसी नुमाइशों का एहतमाम किया जाएगा। समाजी बहबूद महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी नीज, डोडा, रामबन, कश्तवाड़, रियासी और उधमपुर अजला की इंतखाबी फहरिस्त मुबस्सिर शीतल नंदा ने उधमपुर रियासी अजला का दौरा करके कई पोलिंग मराकज का मुआयना किया। उन्होंने दरखास्तों के इजाफे, हज़फ, तरमीम और तब्दीलियों का जायजा लिया। इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर ने मुतल्लका अफसरान और मुलाजिम पर जोर दिया कि वो तस्वीरी इंतखाबी फहरिस्त की स्पेशल समरी रिवीजन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वज़ा करदा तरीक़ाकार और रहनुमा खुतूत पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने ERO से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मुआविन दस्तावेज के बगैर कोई हज़फ न करें। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैरिश असगर को गुज़श्ता दिनों मुल्क के सबसे बड़े सिविल सर्विसेज में दिए जाने वाले प्रधानमंत्री एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें नई दिल्ली में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अता किया। इस अवार्ड को हासिल करने के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने जो काम जिला को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए किए हैं, ये उन्हीं कोशिशों के सिले में दिया गया है। इसके बेसिक रीजंस यही है कि हमने जो अपनी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं 6 डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या इसके अलावा जो हमारे बाकी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स हैं, उन सब में जो है एक रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट पिछले 2 सालों में की है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की अगर बात की जाए तो 75% से आज हम 98.6% तक पहुँच चुके हैं। ये पिछले 2 सालों में हमने करके दिखाया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए और हॉर्टिकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स की इनकम है वो ऑलमोस्ट डबल के बराबर हो चुकी है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि हम मिल्क प्लस जो एप्पल्स हैं, जो हमारा बीट हॉर्टिकल्चर फील्ड है, उसमें हमारी प्रोडक्शन 300,000 मीट्रिक टन से आज 500,000 मीट्रिक टन हो चुकी है। इसके अलावा जो हमारा मिल्क था उसमें हम डेफिसिट थे, आज हम मिल्क सरप्लस हैं और उसमें हम 5 लाख लीटर्स मिल्क जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाकी इवन डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑयल प्रोडक्शन में भी हमने एक रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट की है। पहले यहाँ पर सिर्फ सिंगल क्रॉप होती थी, लेकिन अब हम डबल क्रॉपिंग में मस्टर्ड ऑयल जो है और मस्टर्ड्स को वाइड एरियाज में प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि फार्मर इनकम भी बढ़ी है, सप्लीमेंट भी हुई है इनकम। इसके अलावा हनी में और मशरूम में, जिसको हम लैंडलेस कल्टीवेशन कहते हैं, उसमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लेडीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व किया। आज हमारी 70,000 से भी ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रही है और जिसकी वजह से हमारे जो इनकम है एक यूनिट का वो भी बढ़ता जा रहा है। हेल्थ के सेक्टर में अगर बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। 6.8 से हमारी स्टैटिस्टिक्स आज 3.4 पे हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट हुई है। सैम और मैम जो है चिल्ड्रन, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने जो फोकस किया अपने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे वो किया है। पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस के शोबे की मुश्तरका कार्रवाई में खालिस्तान नवाज प्रचारक और वारिस पंजाब दे तंजीम के सरगना अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे पंजाब के मोगा जिले में रोडे गांव से पकड़ा गया। वो पिछले 1 माह से मफरूर था और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही थी। IGP
سکھچین سنگھ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے خلاف قومی سلامتی ایکٹ وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔ گرفتاری کے بعد امرت پال سنگھ کو بٹھنڈا ایئر فورس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں سے اس کو آسام کے ڈبرو گڑھ لے جایا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس کے کئی ساتھیوں کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ مرکزی وزیر برائے اطلاعات و نشریات انوراگ ٹھاکر نے امرت پال کو گرفتار کرنے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ پنجاب پولیس نے اس شخص کے خلاف کارروائی کرنے میں کافی دیر سے قدم اٹھائے۔ وزیر نے کہا کہ اگر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے امرت پال کو گرفتار کیا ہوتا تو ریاست میں حالات پہلے ہی بہت زیادہ قابو میں رہتے۔ انہوں نے کہا کہ اب امرت پال پولیس کی حراست سے کسی بھی طریقے سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہوگا اور انہیں یقین ہے کہ اس مفروض شخص کو قانون کے دائرے میں لا کر قراری واقعی سزا دی جائے گی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 10,112 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ وزیر صحت نے کہا کہ اسی مدت کے دوران کووڈ سے کل 9,833 افراد شفایاب ہوئے ہیں۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ ملک میں اس وقت کووڈ کے 67,806 مریض زیر علاج ہیں اور صحت یابی کی شرح 98.66% ہے۔ پریس بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک ملک میں کووڈ سے بچاؤ کے 220 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت نے درخت لگانے سمیت ماحولیاتی تحفظ کے تئیں اپنے عہد کو دہراتے ہوئے کرۂ ارض کا عالمی دن منایا۔ وزارت نے یہ جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے سال توتی کورن میں وی او چدمبرم بار پورٹ ٹرسٹ میں 10,000 پودے لگائے گئے جو اب درخت کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ وزارت کے ٹویٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ماحولیاتی تحفظ کے تئیں منفرد اور نظریہ ساز کوششیں کرنے کی ستائش کی ہے اور اس سلسلے میں مذکورہ ٹرسٹ کے اہم رول پر اسے مبارکباد دی ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومائی نے آج بنگلورو میں اپنی چناؤ مہم کا آغاز کیا۔ اس سے قبل انہوں نے 12ویں صدی کے مسلح بسویشور کے مجسمے پر پھول مالا چڑھائیں، جن کی جینتی آج منائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذات پات اور مذہب و ملت کے قاطع نظر سبھی لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے کرناٹک امور کے انچارج رندیپ سنگھ سرجیوالا نے سی پی آئی کیڈرز کی موجودگی میں یہ اعلان کیا کہ کرناٹک میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں سی پی آئی 7 سیٹوں پر چناؤ لڑے گی، جبکہ بقیہ 215 نشستوں پر کمیونسٹ پارٹی کانگریس کی حمایت کرے گی۔ جے ڈی ایس کے سربراہ دیوی گوڑا نے بھی آج بنگلورو میں پارٹی کی LED چناؤ مہم کا افتتاح کیا۔ واضح رہے کرناٹک میں اگلی ماہ کی 10 تاریخ کو 224 نشستوں والے اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ 13 اپریل کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پونچھ اور راجوری کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صدیوں کے بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کی شمع کو فروزاں رکھنے کے لیے ہر مشکل دور میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ چھان-بین کے دوران بے گناہ اور معصوم افراد کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تاکہ انسانی حقوق کی پاسداری ہو۔ دوسری جانب آج جموں کشمیر اور لداخ سے آئے ہوئے کئی وفود نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ پارٹی کے کارکنوں سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ عوام کے مفاد کو ملحوظ رکھا ہے اور آئندہ بھی رکھا جائے گا۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے بھی تقریر کی۔ بارڈر روڈز آرگنائزیشن کی جانب سے آج شردھانجلی ایوم ایکتا ابھیان کے تحت بائک ریلی منعقد ہوئی۔ یہ بائک ریلی بیکن ہیڈ کوارٹر رنگریڈ بڑگام سے نکالی گئی۔ ریلی کے دوران بارڈر روڈز آرگنائزیشن کے اہلکاروں نے بارڈر کے دور دراز علاقوں سے مٹی، پانی اور پودوں کے نمونے لیے ہیں، جس کو اب پونے لے جایا جائے گا، جہاں شردھانجلی استھل بنایا جا رہا ہے۔ آج ریلی کا پہلا پڑاؤ تھا اور اس کے بعد پھر یہ چنڈی گڑھ جائے گی، جہاں سے پونے کے لیے روانہ کی جائے گی۔ اس ریلی کا مقصد ان بہادر جوانوں کو یاد کرنا ہے جنہوں نے ملک پر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں۔ چند دنوں کی بارشوں کے بعد سری نگر میں آج دھوپ کھلی رہی، جس کی وجہ سے دن کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں بہتری دیکھنے کو ملی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔